We are going to start with new chapter today, national income and related aggregates. This is one of the most important chapters as far your curriculum is concerned. So, what is national income? National income is the sum total of factor incomes earned by normal residents of a country during an accounting year. This is quite a technical definition. So, to understand this definition, we have to first understand these new terms. First term is factor incomes and the other term is normal residence. Then you will be quite clear about the definition that what exactly is national income. अगर हम वैसे बात करें तो नेशनल इनकम क्या है? एक कंट्री के अंदर कमाए जाने वाली इनकम क्या है? दैट इज़ नेशनल इनकम. ठीक है, सब लोगों की इनकम को इकट्ठे कर देंगे तो नेशनल इनकम है. एक रफ सा आइडिया तो मैं दे रही हूँ, बट अगर टेक्निकली बात करें नेशनल इनकम क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स. सिर्फ फैक्टर इनकम्स लेंगे अर्नड बाय ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स. NRIs की इनकम नहीं लेंगे ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. कितने टाइम पीरियड की इनकम लेते हैं भाई? अकाउंटिंग ईयर की, एक अकाउंटिंग ईयर की. नेक्स्ट देखते हैं बेटा. नेक्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम. अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए जो पहली टर्म हमें समझनी पड़ेगी वो है फैक्टर इनकम. जो दूसरी टर्म आपको समझनी पड़ेगी दैट इज़ नॉर्मल रेसिडेंस. सो मूविंग ऑन टू द फैक्टर इनकम्स. अब फैक्टर इनकम्स होती क्या हैं? इनकम्स विच आर रिलेटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वो इनकम्स जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं. कौन कौन से होते हैं हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. कौन कौन से चार फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स. अब ये लोग जो इनकम कमाएंगे दे आर फैक्टर इनकम्स. ठीक है, लैंड को क्या मिलता है भाई? लैंड को मिलता है रेंट. लेबर को क्या मिलती है? कंपनसेशन, सैलरीज मिलती हैं, वेजेस मिलती हैं. कैपिटल को क्या मिलता है? कोई भी पर्सन ने भाई अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है बिज़नेस के अंदर, उसको रिटर्न क्या मिलती है? इंटरेस्ट मिलता है. एंटरप्रेन्योर जिसने बिज़नेस चलाया है विद हार्ट एंड सोल, उसको क्या मिलता है? उसको प्रॉफिट मिलता है. तो ठीक है, जो भी इनकम आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा कमा रहे हैं दे आर फैक्टर्स दैट आर फैक्टर इनकम्स. अच्छा, दूसरी इनकम्स कौन सी होती है? फिर हम कुछ तो इग्नोर करते होंगे ना. यस, इग्नोर भी करते हैं. किसको इग्नोर करते हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट्स को. अब ये होती हैं वन साइडेड पेमेंट्स. इनको लेने के लिए, इन पेमेंट्स को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए या किसी को देने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती. ठीक है, अब देखो भाई, कंपनसेशन, एक एम्प्लॉय को अगर वेजेस चाहिए उसको पूरा महीना काम करना पड़ेगा. ठीक है, अगर लैंड से आपने रेंट लेना है तो येस यू हैव टू लेट आउट दैट लैंड. ओके, अगर इंटरेस्ट चाहिए तो तुम्हें अपनी कैपिटल भी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी. अगर एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट चाहिए तो बिज़नेस में मेहनत करनी पड़ेगी. पर ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स यानी कि चैरिटी और डोनेशंस लेने के लिए कोई मेहनत तो नहीं करनी पड़ती ना. सो दे आर टर्म्ड एज यूनिलैटरल पेमेंट्स या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट्स, और इनको हम हमेशा इग्नोर करते हैं. तो तभी मैंने बात यहाँ पे की थी, नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स. I'm talking about factor incomes only. I'm not talking about transfer payments. You have to ignore transfer payments. You have to take only factor incomes. Now moving on to the next concept, understanding of which is very necessary to understand this definition. Factor incomes we have done. We are moving on to normal residents now. Now what are normal residents? Normal resident is a person, normal resident of a country is a person who ordinarily resides in that country. एक ऐसा पर्सन जो एक कंट्री के अंदर रहे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एंड का मतलब होता है बेटा दोनों कंडीशंस एक साथ फुलफ़िल होनी चाहिए. इन दोनों में से कोई एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा. दोनों इकट्ठी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो पर्सन क्या बनेगा? नॉर्मल रेसिडेंट. पहली बात हमने क्या करी है? पहली बात हमने की है कि दैट पर्सन रिसाइड्स इन द कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर. 1 साल से ज़्यादा वो उस कंट्री में रह रहा हो. एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री. ना व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट? इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर पर्सन अपनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस यानी कि कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसी कंट्री के अंदर उसका इंटरेस्ट लाई करता हो, वहीं पे ये एक्टिविटीज़ को करता हो. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वो पर्सन नॉर्मल रेसिडेंट बनेगा. अगर इनमें से कोई एक सिचुएशन भी, मान लेते हैं ये हो रहा है, सेटिस्फाई रह रहा है कंट्री में, पर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर नहीं है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा.
ठीक है, दोनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होंगी तभी वो नॉर्मल रेसिडेंट बनेगा। अब देखते हैं आगे, देखो अब कुछ पॉइंट्स पढ़ने लगे हैं, लेट्स सी क्या है इसके अंदर। सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, सिटीजन्स ऑफ आर कंट्री, इंडियन है जो काम कर रहा है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि IMF के अंदर काम कर रहा होगा या WHO में काम कर रहा होगा या फिर फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है, हमारी कंट्री की फॉरेन एम्बेसी। इसका मतलब है अगर इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है और उसमें एक इंडियन काम कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा? आंसर इज़ येस। वाई? बिकॉज उस पर्सन का बेटा ऑल्दो वो 1 साल से ज़्यादा बाहर रह रहा है, पर उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो कहाँ से कमा रहा है? इंडियन गवर्नमेंट से कमा रहा है ना। एम्बेसी में काम कर रहा है, पाकिस्तानी एम्बेसी में काम कर रहा है ना, और पाकिस्तानीज आर नॉट गोइंग टू पे हिम, ठीक है, और सम अदर कंट्री इज़ नॉट गोइंग टू पे देम। हु इज़ गोइंग टू पे देम? Indian government is going to pay them. So such persons are normal residents of a country. First point. Next is Indians who are working in international organizations like World Health Organization और International Monetary Fund. कुछ international organizations के अंदर कुछ Indians काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हैं आपके? Yes, they are even normal resident because इनका भी center of economic interest कहाँ लाई करता है भाई? इंडिया के अंदर लाई करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई ऑफिशियल, कोई डिप्लोमैट या member of army, armed forces of a foreign country are treated as normal residents of a country to which they belong and not where they work. अब मान लेते हैं कोई अमेरिकन ऑफिशियल इंडिया के अंदर काम कर रहा है, अब वो क्या इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट होगा? आंसर इज़ नो। वाई? ऑल्दो वो 1 साल से ज़्यादा इंडिया के अंदर रह रहा होगा, नो डाउट इन दैट, बट उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो किसी और कंट्री में लाई करता है, वो उसकी अपनी कंट्री में लाई करता है, यहाँ नहीं लाई करता। सो यहाँ पे ये नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होंगे। ऐसे लोग जो ऑफिशियल, डिप्लोमैट या मेंबर हैं आर्म्ड फोर्सेस के, फॉरेन कंट्री के हैं, तो यह दे आर नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग एंड नॉट वेयर दे वर्क। अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हैं, वो फॉरेन कंट्री के ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज persons who cross border for work are treated as normal residents of a country to which they belong and not where they work. कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज़ के रोज़ बॉर्डर क्रॉस करके काम करने जाते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे? जहाँ पे वो काम करते हैं कि जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। अब देखो बेटा, रोज़ कोई पर्सन बॉर्डर क्रॉस करके अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए जाता है, तो फिर इन दैट केस वो नॉर्मल रेसिडेंट है उस कंट्री का जहाँ पे वो बिलोंग करता है। अगर इंडियन है, वो बॉर्डर क्रॉस करके जाता है काम करने के लिए, ठीक है, तो जहाँ से वो बिलोंग करता है, इंडिया से बिलोंग करता है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का ही होगा, बाहर की कंट्री का नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट, एक अमेरिकन है भाई, ताजमहल देखने आया आगरा में, क्या वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट होगा इंडिया का? नहीं, ठीक है। कोई विजिटर है, नहीं, ठीक है। एक ऐसा पर्सन है, अमेरिका का कोई पर्सन है, ठीक है, वो हरिद्वार में आया बाबा रामदेव की पतंजलि से ट्रीटमेंट लेने के लिए, बताए क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट है? नहीं, ही इज़ नॉट द नॉर्मल रेसिडेंट। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि उसका बिकॉज हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट डज नॉट लाई इन आर कंट्री। नेक्स्ट, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोकेटेड हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। मान लेते हैं WHO का भाई ऑफिस है या IMF का कोई ऑफिस है जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे, ठीक है, बिकॉज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट डज नॉट लाई इन आर कंट्री। अब इसको सम अप करते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन है कौन नहीं है, सारे कॉन्वर्सेशन को लेट्स सम इट अप। नॉर्मल रेसिडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ देयर इज़ एनी इंडियन हु इज़ वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, if we have any Indian who is working in American embassy in India, एक इंडियन है जो अमेरिकन एम्बेसी के अंदर काम करता है जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है, तो वो क्या होगा? वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा। वाई? बिकॉज ही इज़ लिविंग इन इंडिया एंड हिज सेंटर ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन आर कंट्री। नेक्स्ट, फॉरेनर हु आर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कैनेडा और जापान। कुछ फॉरेनर्स हैं, कुछ कनाडा और जापान के ही लोग हैं जो इंडियन एम्बेसी के अंदर काम कर रहे हैं, और इंडियन एम्बेसी कहाँ पे है? वो कनाडा या जापान के अंदर है, तो फिर
वो क्या होंगे, वो नॉन रेसिडेंट होंगे, बिकॉज वो कनाडा जापान के लोग हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है, तो वो नॉन रेसिडेंट्स हैं, ऑल दो वो इंडियन एम्बेसी के अंदर काम कर रहे हैं स्टिल। ओके, नेक्स्ट, इंडियंस एम्प्लॉयड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भाई ऑफिस है, मान लेते हैं इंडिया के अंदर, और उसने इंडियंस एम्प्लॉय करे हुए हैं, क्या वो लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स होंगे? बिल्कुल होंगे। वाई? इंडियंस हैं भाई, नंबर 1। पहला रीज़न क्या है, इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह लिया। दूसरा, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। नेक्स्ट है नॉन रेसिडेंट्स में फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। अब अगर कोई फॉरेनर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में काम कर रहा है और वो ऑफिस इंडिया के अंदर लोकेटेड है, तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। वाई? बिकॉज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन फॉरेन कंट्री, नॉट इन इंडिया। नेक्स्ट, लोकल पीपल वर्किंग इन ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया। लोकल पीपल मीन्स कोई भी इंडियन लोग हैं किसी भी लोकेलिटी के, मान लेते हैं मुंबई के अंदर ऑफिस लोकेटेड है, तो मुंबई के लोग जो वर्क कर रहे हैं ऑफिस के अंदर IMF के, जो इंडिया के अंदर ही लोकेटेड है, तो क्या वो होंगे नॉर्मल रेसिडेंट? बिल्कुल होंगे। पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर दे हैव बीन लिविंग इन इंडिया एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन इंडिया। नॉन रेसिडेंट जर्मन, अगर एक जर्मन डायरेक्टर है उस ऑफिस का जो IMF का है, ठीक है, IMF का ऑफिस है जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है, उसका जो डायरेक्टर है वो एक जर्मन है, तो वो नॉन रेसिडेंट में आएगा, बिकॉज एक जर्मन है वो, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज आउटसाइड इंडिया, इंडिया में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स में एम्बेसडर ऑफ इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया का कोई एम्बेसडर है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जाता है भाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका घूमता है, जर्मनी घूमता है, हर जगह पे घूमता है तो इंडियन एम्बेसडर, ठीक है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है? सैलरी कहाँ से डिराइव करता है भाई? वो करता है इंडिया से, ठीक है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। नेक्स्ट, एम्बेसडर ऑफ अदर कंट्रीज़ इन इंडिया। अब पाकिस्तानी एम्बेसडर मान लो इंडिया में आ जाता है, क्या वो हमारा रेसिडेंट बन जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका कहाँ लाई करता है? इन दी अदर कंट्री। नेक्स्ट, फॉरेन सिटीजन्स हु हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर। कुछ ऐसे लोग हैं जो फॉरेन सिटीजन्स हैं, इंडिया में 1 साल से ज़्यादा उन्होंने रह लिया, पर स्टडीज़ के लिए नहीं और ट्रीटमेंट के लिए, ना वो स्टडीज़ के लिए इंडिया में आए हैं, ना ही ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, इसके अलावा कोई और रीज़न जिस वजह से वो रह रहे हैं। अब बिकॉज दे हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 1 ईयर, प्रोवाइडेड उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में लाए करे, तो दे विल बी नॉर्मल रेसिडेंट्स। ऑन द अदर हैंड, कुछ फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं इंडिया में और 1 साल से कम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 1 साल से कम टाइम के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे बेटा? नॉन रेसिडेंट्स होंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।